मुस्तफ़ा सानी 6 फरवरी 1664 को इस्तांबुल में पैदा हुए। आप सुल्तान मोहम्मद राबे के बेटे थे। 6 फरवरी 1695 को 31 साल की उम्र में मुस्तफ़ा सानी सल्तनत उस्मानिया के 22वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 101वें खलीफा थे। आपने जिस वक्त तक संभाला उस वक्त रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और वीनस से कमोबेश जंग जारी थी, लेकिन असल ख़तरा उस वक्त ऑस्ट्रिया थी। ऐसे हालात में सुल्तान मुस्तफ़ा वज़रा की मुखालफत के बावजूद खुद मैदान में उतर आए और जून 1695 को ऑस्ट्रिया की तरफ पेशकदमी की। सितंबर 1695 को आपने ट्रांसिल्वेनिया में लिपोवा को फतह किया। 18 सितंबर 1695 को ज़ेटिनबर्नो के मुकाम पर ऑस्ट्रियन नेवी को भी ज़बरदस्त शिकस्त हुई। आप मज़ीद आगे बढ़े। रास्ते में मुतअद्दिद किले जो ऑस्ट्रिया के कब्ज़े में जा चुके थे दोबारा फतह कर लिए। लोगोस के मुकाम पर फिर ऑस्ट्रियन फ़ौजों से मुकाबला हुआ और यहाँ भी ऑस्ट्रिया को बदतरीन शिकस्त हुई। उनकी निस्फ फ़ौज उनके कमांडर समेत वासरे जहन्नम हुई। मौसम सरमा में जंग मुलतवी हो गई और सुल्तान पाया तख्त इस्तांबुल वापस आ गए। इस वक्त में आपने आइंदा जंग के लिए फ़ौजें इकट्ठी की और मुल्क में बहुत सी इंतज़ामी इस्लाहात की। दूसरी तरफ ओज़ोफ में उस्मानियों ने रूस के ख़िलाफ़ किला आज़ाद का कामयाबी से दिफा किया। 1696 में मुस्तफ़ा सानी एक ज़बरदस्त फ़ौज लेकर फिर ऑस्ट्रिया से मुकाबले के लिए आगे बढ़े और तेमिसवार के करीब ऑस्ट्रियन फ़ौजों को यके बाद दीगरे 2 मकामात पर शिकस्त दी और इस शहर को दोबारा फतह कर लिया। इसके बाद हंगरी के उन किलों को जो अभी दौलत उस्मानिया के कब्ज़ा में थे मज़ीद फ़ौजी दस्तों से मुस्तहकम करके अदरना वापस आ गए। इन फतहात से उस्मानियों की हिम्मतें बढ़ गईं और इनमें एक ताज़ा जोश पैदा हो गया। उस्मानी फ़ौजों ने जो एक अरसा से मुदाफ़ाना जंग में पसपा होती आ रही थी, अब फातिहाना तौर पर दुश्मन के मुकाबला में बढ़ना शुरू किया। दूसरी तरफ रूस ने फिर अज़ोफ पर हमला किया और 28 जुलाई 1696 को ये शहर उस्मानियों के हाथों से निकल गया। 1697 में सुल्तान मुस्तफ़ा एक ताज़ा फ़ौज लेकर फिर ऑस्ट्रिया की तरफ रवाना हुए। 11 सितंबर को दोनों फ़ौजों का लबे साहिल जंटा के मुकाम पर आमना सामना हुआ। उस्मानियों ने वहाँ एक पुल बना लिया था जिस पर से सुल्तान तोप खाना के बड़े हिस्से के हमरा दरिया अबूर कर चुके थे, लेकिन पैदल सिपाही अभी दूसरी तरफ ही थे। ऑस्ट्रियन फ़ौजों ने इन सिपाहियों पर जो उस वक्त दरिया अबूर ना कर सके थे हमला कर दिया। बदकिस्मती से तुर्की फ़ौज के मुख्तलिफ दस्ते उस वक्त बाहमी झगड़ों में मुब्तला थे और उनमें से बाज़ सदर आज़म अलमास मोहम्मद पाशा से बुग़्ज़ व अदावत रखते थे। मैदान जंग ही में यनीचरी की एक बड़ी तादाद ने बगावत कर दी और ख़ुद अपने अफसरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि तुर्क ऑस्ट्रिया के हमले की ताब ना ला सके और उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई और इनके 26,000 आदमी मैदान जंग में मारे गए और 10,000 दरिया अबूर करने की कोशिश में गर्क होकर हलाक हो गए। इनके अलावा सदर आज़म, 4 वज़रा और बहुत से फ़ौजी अफसर मारे गए। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने दरिया डेन्यूब को अबूर करके बोस्निया में दाखिल हुए और इसके बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। जंटा की शिकस्त तुर्कों की फ़ौजी ताकत के ज़वाल का एक ऐसा ऐलान थी जिसकी आवाज़ यूरोप के दूर दराज गोशों में भी जा पहुंची और मगरबी सल्तनतें अब अपने को उस्मानी हमलों से बिल्कुल महफूज ख्याल करने लगीं। जंग जंटा के 6 रोज़ बाद सुल्तान मुस्तफ़ा सानी फिर ख़ानदान कोपरेली की तरफ मुतवज्जे हुए और सल्तनत को तबाही से बचाने के लिए इसी ख़ानदान के एक फ़र्द हुसैन कोपरेली को सदर आज़म मुकर्रर किया। हुसैन कोपरेली सदर आज़म मोहम्मद कोपरेली के भतीजे थे और उनमें इंतज़ाम सल्तनत का वो गैर मामूली मलका जो कोपरेली ख़ानदान का नुमायाँ इम्तियाज़ था बहुत ज़्यादा पाया जाता था। सदर आज़म मुकर्रर होने के बाद आपने सबसे पहले सल्तनत की फ़ौजी क़ुव्वत को संभालने की कोशिश की और इस सिलसिला में मालियात की तरफ ख़ास तवज्जो की। गुज़िश्ता जंग में ख़जाना पर बहुत ज़्यादा बाढ़ पड़ चुका था। इसकी तलाफ़ी के लिए आपने मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार की। आपने 50,000 प्यादों और 48,000 सवारों की एक फ़ौज तैयार की। इसके अलावा आपने एक बेड़ा बहर असवद में भेजा और दूसरा बेड़ा बहर रूम में भेजा ताकि मुल्की दफा को मजबूत किया जा सके। इन तैयारियों का फौरी नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रिया की पेशकदमी रुक गई और उस्मानियों ने इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि इन्होंने बोस्निया को खाली करवा लिया। इस दरमियान में वीनस से जंग का सिलसिला बराबर जारी रहा। उसकी फ़ौजें डलमाशिया में आगे बढ़ती जा रही थीं। जंटा की शिकस्त के वक्त
दौलत आलिया हर तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी और हुसैन कोपरेली के हुस्न इंतज़ाम के बावजूद इसमें बैक वक्त तमाम दुश्मनों से मुकाबला करने की ताकत न थी। हुसैन कोपरेली इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ थे। चुनाचे 26 जनवरी 1699 को एक सुलहनामा कार्लोविट्ज़ तय पाया। इस सुलहनामे में रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, बरतानिया और वीनस शामिल थे। इस सुलहनामा की रूह से ट्रांसल्वेनिया, स्लोवेनिया और हंगरी के वो तमाम इलाके जो ऑस्ट्रिया फतह कर चुका था पर इसका कब्ज़ा तस्लीम कर लिया गया। वीनस का अल्बानिया और मोरिया पर कब्ज़ा बाकी रखा गया। पोलैंड को पोडोलिया वापस कर दिया गया। रूस का अज़ोव और इसके शुमाली इलाकों पर कब्ज़ा तस्लीम कर लिया गया। रूस ने यह मुआहदा सिर्फ 2 साल के लिए किया, जबकि बाकी ममालिक के साथ 25 साल के लिए यह मुआहदा तय पाया। इस मुआहदा ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया का यूरोप पर फातिहाना ताकत का रौब ख़त्म कर दिया, बल्कि पहली बार रूस और सल्तनत उस्मानिया ने एक आम यूरोपियन कांग्रेस में शिरकत की और इस कांग्रेस में बरतानिया और हॉलैंड, जिनका इस मुआहदे से कुछ लेना देना न था, फिर भी इस असूल को तस्लीम किया गया कि मफाद आमा के लिए यूरोप की हुकूमतें दूसरी सल्तनतों के बाहमी निज़ात में दखल दे सकती हैं। दौलत उस्मानिया के बाद हुकाम की तारीख में यह मुआहदा एक बहुत बड़ी आर साबित हुआ। यह मुआहदा क्या था? इस इलाकों से पसपाई थी जिनमें मुसलमान बसते थे। गोया मुसलमानों को एक ऐसे दुश्मन के रहम करम पर छोड़ दिया गया जिसका दिल शफ़क़त और रहमत से यकसर खाली था। इस पसपाई को देखकर इन तमाम मुल्कों ने जजिया देने से इनकार कर दिया, जो आज तक दौलत उस्मानिया को जजिया दे रही थी, और उनका हाथ मुसलमानों के हाथ से नीचे था। नसरानी मुल्क उस्मानियों के मुकाबले में उठ खड़े हुए। इन तमाम ने इस अजीम सल्तनत को नीचा दिखाने और इसके इलाकों को बाहम तकसीम करने की गर्ज से एका कर लिया, ताकि मसीही इलाकों में इस्लामी तोसी पसंदी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। उस्मानियों का अपने मकबूजा जात से दस्तबरदार होना दर हकीकत यूरोप से इनखला का ऐलान था। इस पसपाई ने इनके ज़वालो इन्हतात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इस सुलहनामे के बाद हुसैन कोपरेली ने सल्तनत के अंदरूनी मामलात की तरफ तवज्जो दी। क्रीमिया, मिस्र और अरब में जारी बगावतों को फ़रोग़ किया। ईरान के सरहद पर भी शोशों का खात्मा किया। आपने सल्तनत में अमन व अमान कायम करके हुकूमत के हर शुबा में इस्लाहात की। इन तमाम खिदमात के बावजूद बाद दुश्मनों ने आपके खिलाफ सुल्तान के कान भरना शुरू कर दिए। ये देखकर हुसैन कोपरेली ने सितंबर 1702 को अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया और चंद दिन बाद ही आपका इंतकाल हो गया। हुसैन कोपरेली के बाद सुल्तान ने दालतबान पाशा को सदर आज़म मुकर्रर किया, जो एक जंगजू सिपाही था, और आप सुलहनामा कार्लोविट्ज़ को तस्लीम करने से इनकारी थे और यूरोप पर हमले का इरादा रखते थे, लेकिन अवाम और फौज दोनों इसके खिलाफ थे, लिहाजा आपको मौजूल कर दिया गया। दालतबान पाशा के बाद रामी मोहम्मद पाशा सदर आज़म मुकर्रर हुए। आपने हुसैन कोपरेली के नक्शे कदम पर चलते हुए इन खराबियों की इस्लाह करने की कोशिश की जो कोपरेली के बाद फिर सल्तनत में रुदमा होना शुरू हो गई थी। इस सिलसिला में बहुत से लोग जिनको नुकसान पहुंच रहा था आपके खिलाफ हो गए और आपकी मजदूरी का मुतालबा शुरू कर दिया। 1703 में यह मुतालबा बगावत की शक्ल इख्तियार कर गया, जनीचरी भी इसमें शामिल हो गई। सदर आज़म के साथ साथ अब मुफ्ती फैजुल्लाह की मजदूरी का भी मुतालबा शुरू हुआ। सुल्तान इन दिनों अदरना में थे। आपने मुफ्ती फैजुल्लाह को मजदूर कर दिया, लेकिन सदर आज़म का मामला अपने इस्तांबुल पहुँचने तक मुलतवी रखा। बागियों ने अब सुल्तान के मजदूरी के खिलाफ तहरीक शुरू की और उलमा से आपके खिलाफ फतवा ले लिया गया। सुल्तान ने अपना ख़ास जनीशरी दस्ता बागियों के मुकाबले में रवाना किया, लेकिन ये दस्ता भी इन्हीं में शामिल हो गया। ये देखकर सुल्तान मुस्तफ़ा ने 15 अगस्त 1703 को तख्त छोड़ दिया और बागियों ने आपके भाई अहमद को तख्त पर बिठाया। आप मजदूरी के बाद ज़्यादा अर्सा जिंदा न रहे और 29 दिसंबर 1703 को 39 साल की उम्र में अदरना में इंतकाल कर गए। आपको इस्तांबुल यानी मस्जिद में अपने वालिद सुल्तान मोहम्मद राबे के पहलू में दफन किया गया।